बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 224 मुलाहिज़ा फरमाएं। दोस्तों, वो अंदर से क्या है और बाहर से क्या है, इस पर बहस और क्या साराई का क्या फ़ायदा। गालिब ने कहा, हमें तो असलियत मालूम करनी है और उसका वही एक तरीका है कि हम उन पर 24 घंटे निगाह रखें। उनके रोज़ो शब का हर लम्हा हमारी नज़र में हो, हम उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ सुने ताकि हमें उनके प्रोग्राम का कबल अज़ वक्त पता चल सके। यह नामुमकिन है। वो अपने साय से भी मोहतात होंगे, मोहसिन बोला, और किसी ने एक दिन भी उनका ताकुब किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा। ताकुब से मसला हल भी नहीं होगा। मैंने कहा, मजीद मसाइल पैदा हो जाएंगे। कोई अंदर उनके साथ होगा तो काम बनेगा। मैं कोशिश करता हूँ, मोहसिन ने कहा। अभी तक उन्होंने मुझे नहीं देखा। दस्तक देकर कहूँगा कि हजरात व खातून, क्या आप मुझ बेघर को अपने साए आतफत में जगह देना पसंद करेंगे? यकीन कीजिए, मैं शरीफ आदमी हूँ जैसा कि मैं आपको नजर आता हूँ। उनके घर में किसी का रहना अमलन नामुमकिन है। गालिब ने हंसते हुए कहा, अपने खतरनाक कारोबार की वजह से वो किसी पर एतबार नहीं कर सकते। उनके घर में घुसना तो दरकिनार, उनसे ताल्लुकात बढ़ाना भी आसान नहीं होगा। जो कुछ मेरे ज़हन में है वो बहुत मुश्किल ज़रूर है, मगर नामुमकिन नहीं है। और यह तो किसी काम में हाथ डालने के बाद ही मालूम होता है कि उसको मुश्किल करार दिया जाए या नामुमकिन समझकर छोड़ दिया जाए। मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है, उसके लिए जितनी लगन और मेहनत दरकार है उतनी अकल और ज़ानत से काम लेने की भी शर्त है। मज़ीद ये कि दुश्मनों के दरमियान रहना और महफूज रहना हौसले की बात है, और अकल के घोड़े हर तरफ दौड़ाने के बाद मुझे एक ऐसी हस्ती नजर आई है जो इन तमाम सिफात का मजमूआ है। क्या वो आपकी अपनी ज़ाते वाला सिफात है घोड़े साहब? मोहसिन बोला, नहीं। आज जिसे काम लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इस एक काम के लिए मैं उतना ही बेमसरफ हूँ जितना कि कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए पुलिस का महकमा। मैंने कहा, क्या मैं और क्या मियाँ खोजी, क्या गालिब के भतीजे और क्या शैला के दूल्हा मियाँ ये काम कर सकती है? सिर्फ नाजो। मेरी बात का खातिर ख्वाह असर हुआ। यानी मोहसिन ने सर खुजाया। उस्ताद टैडी ने नहायत मशकूक नजरों से मुझे घूरा। गालिब पहले मुस्कुराया फिर हंसा। अच्छा लतीफा था, हमें पसंद आया। वो बोला, इस प्लान की तफसीलात का मैं बाद में ऐलान करूंगा। मैंने कहा, अभी तो नाजो भी सो रही है, ये बात उसके सामने की जाएगी। फिलहाल कोई शैला को डॉक्टर लतीफ के पास ले जाए, वो जा गए होंगे। शैला नाश्ता बना रही है, मोहसिन ने ऐलान किया। हम 7 बजे तक निकल जाएंगे। उससे पहले परवेज विक्टर का बाकायमी होशो हवास उठ खड़ा होना और कमरे हिम्मत कस के गुज़िश्ता रात की वारदात की तफ्तीश के लिए निकल जाना मुश्किल है। होश में आने के बाद वो 1 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल फिट होगा। मैंने कहा, ना वो जख्मी था ना माजूर। चाय काफी के साथ एस्पिरिन खाएगा तो दर्द का एहसास भी नहीं रहेगा और वो एक इंतकामी कैफियत में तूफान की तरह जाएगा। उसकी बहुत सुबकी हुई थी अपने मातहतों के सामने। वह बहुत होशियार और जुरातमंद कहलाता होगा क्योंकि जोडू कराटे बहुत कम पुलिस ऑफिसर जानते हैं। उसने पहले भी बदमाशों को खाली हाथों से मारा होगा। रात वो खुद मार खा गया। एक निहत्ता आदमी सबका मलबा कर गया और साफ निकल गया। वो देखेगा कि मातहत जिंदा हैं तो कितने जिंदा हैं, फिर जाए वारदात पर जाएगा, रिपोर्ट लिखवाएगा और हो सकता है कि वही डॉक्टर लतीफ से भी बात कर ले। ये सब कुछ वो 7-8 बजे तक नहीं कर सकता। मोहसिन ने कहा, इससे पहले हम पहुंच जाएंगे। यार वो फोन भी तो कर सकता है। मैंने कहा, उसके घर में फोन तो जरूर होगा सबसे राब्ता रखने के लिए। टेलीफोन को एक इंतहाई गैर महफूज आला समझा जाता है। कोई भी टॉप सीक्रेट बात आम टेलीफोन पर नहीं की जाती और अकलमंद राजदारी की बात कभी प्राइवेट फोन पर नहीं करते। मोहसिन ने मेरी बात रद्द कर दी। ठीक है, तेरी बात ने हमें कायल किया नूरे चश्म। मैंने कहा, ये क्या मीटिंग हो रही है सुबह सुबह? नादो ने अंदर जाकर कहा, एजेंडा क्या है? उसकी आंखों में अब भी नींद का खुमार बाकी था और सोते में जो उसके बाल बिखर गए थे वो चेहरे पर आ रहे थे। इस अंदाजे हुस्न ने असर तो सब पर किया, मगर गालिब तो मसूरो मबहूत और दम बखुद रह गया। क्योंकि उसका दिल पहले ही नाजो की निगाह नाज से घायल था, इसलिए गालिब का कत्ल हो जाना भी बरहक था। एजेंडा तुम हो बीबी, मोहसिन ने गालिब की आंखों के सामने हाथ लहरा कर कहा। मगर तुम्हें क्या, तुम गधे घोड़े बेचकर सोती रहो। गालिब चूंका और खिफत से दांत दिखाने लगा। क्या जिक्र था? कुछ बेचने का? किसी ने कुछ नहीं बेचा भाई, गधे घोड़े सब मौजूद हैं। मैंने कहा, मगर तुम कहाँ थे? वो ऐसा है कि बचपन से गौरो खोज फरमाने की आदत है, बैठे बैठे ख्यालों में खो जाता हूँ। गालिब ने कहा, किसके ख्यालों में? या बचपन ही से आदतें खराब थी? गोया मोहसिन ने भी उसे डांटा। अब तो छोड़ दो। शायर को इनके बारे में ही कहना पड़ा होगा कि मेरा मिजाज लड़कपन से ही आशिकाना है। मैंने कहा, ये क्या बात हुई कि एजेंडे पर बैत हुई और मुझे नहीं बताया गया? नाजो ने मजबूरन अंदर आके कहा, क्योंकि दूसरी तरफ शैला भी नाश्ते की ट्रे उठाकर अंदर लाना चाहती थी। बैठ जाओ तुम भी, सबके साथ नाश्ता करो, शैला ने कहा और टैडी ने बरादराना शफकत के साथ उसे खींच कर बिठा लिया। अरे मैंने तो हाथ मुंह भी नहीं धोया अभी, नाजो ने कहा।
हम जिंदगी से हाथ धोए बैठे हैं। गालिब ने कहा, तुम मुंह धोने की बात करती हो। सिकंदर के जहन में कोई प्लान है जिसमें मरकजी किरदार तुम्हारा है। मोहसिन ने संजीदगी इख्तियार कर ली, लेकिन इसने अभी हमें भी कुछ नहीं बताया, तो हम तुम्हें क्या बताएं। तुम चाय के साथ गुस्सा पी जाओ। गालिब ने कहा, फिर तुम्हें एक स्टोरी सुनाते हैं, मार धाड़ और इश्क और मोहब्बत से भरपूर। इजाजत हो तो मैं दूसरी तरफ आके तुम्हें एक फुल ऑफ एक्शन फिल्म दिखाऊं, नाजो ने कहा, और फिर उठने लगी, मुस्कुराई और बैठ गई। अरे बाबा, स्टोरी है सिकंदर की, मुझे क्यों बीच में घसीटती हो? पूछो इससे, ये कहाँ भाग गया था रात को? गालिब ने कहा, मैं इतराफ़े जुर्म करता हूँ, मैंने कहा, और फिर अपने गुज़िश्ता शब के जराइम की तफसील नाजो के सामने दोहराई। इस मरतबा मोहसिन और गालिब के साथ टैडी ने भी बहुत दखल अंदाजी की और अपना तबसरा भी पेश करते रहे। फिर गालिब और टैडी की बारी आई और उन्होंने परवेज विक्टर को उसके घर फेंक आने की बात सुनाई तो मैंने बहुत टांग अड़ाई। नाजो को हंस से देखकर मुझे हैरत हुई थी कि ये लड़की जो कल तक हॉस्पिटल में लेटी हुई थी और अब अपने खानदान से कट गई है, कितनी मुतमईन और पूरे एतमाद है। इसे कतई निदामत नहीं और पेशेमानी का कोई एहसास नहीं कि इसने कोई गलत काम किया है। हालांकि सारी दुनिया में इसे अपना एक तरफदार भी ना मिलता जो कहता कि बीबी, तुमने माँ बाप को और भाई को छोड़ के अच्छा किया, उनके मुकद्दर में दुख और रुसवाई लिख दी तो अच्छा किया, और उनसे रिश्ते इस्तवार कर लिए जो खून के रिश्ते से तुम्हारे कुछ नहीं थे तो अच्छा किया। सिकंदर भाई, नादो ने अब मेरे सामने हाथ हिलाया, वापस आ जाइए। क्या आपको भी बचपन से गौरो खोज की आदत थी? गालिब बहुत खुश हुआ। इससे भी पूछो कि ये किसके ख्यालों में खोया हुआ था, ये भी कोई पूछने की बात है? मोहसिन बोला, हम वही जा रहे हैं, उम्मीद है 1 घंटे में लौट आएंगे। तुम लोग कैसे जाओगे? मैंने कहा, मैं भी चलता हूँ, टैक्सी ले लेंगे, मुझे रास्ते में उतार देना। क्यों? रास्ते में उतर कर आप क्या करेंगे? शैला बोली, मैं कहीं से फोन कर लूंगा। मैंने कहा, डॉक्टर लतीफ के घर से मालूम कर लूंगा। इतनी बेकरारी और परेशानी की जरूरत नहीं, हम 1 घंटे से पहले भी आ सकते हैं। मोहसिन बोला, तूने समझा दिया ना शैला को, ये डॉक्टर लतीफ की बेगम से बात करेगी, राबिया से मिलेगी। मैंने कहा, तू डॉक्टर लतीफ से बात करके उन्हें मेरी मजबूरी के बारे में बता देना। न जाने क्यों मुझे खौफ सा है कि वो मानेंगे नहीं। मैं मना लूंगी उन्हें भाईजान। शैला ने एक चादर को यूं लपेट लिया था कि सिर्फ उसका चेहरा नजर आता था। जब वो चले गए तो मैंने वक्त देखा, 7:30 होने वाले थे। मोहसिन और शैला ने देर कर दी थी। अब तक डॉक्टर लतीफ ने राबिया को बता दिया होगा कि कुछ देर बाद सिकंदर आने वाला है। उसे 9 बजे आने का वादा किया था। तुम देख लेना अपनी आंखों से कि उसे कुछ नहीं हुआ है, और मैं झूठ नहीं कहता, मगर 9 बजे मैं नहीं पहुंच सकूंगा। फिर डॉक्टर लतीफ उसे किस तरह यकीन दिलाएंगे कि उन्होंने झूठ नहीं बोला था। राबिया का यकीन पुख्ता हो जाएगा कि सब उससे झूठ बोलते रहे, वरना यह कैसे मुमकिन था कि सिकंदर इस दुनिया में होता तो वादा करके ना पहुंचता। उसकी राह में नदियां, पहाड़, समंदर के तूफान और जलजले खायल होते, तब भी वो आता। मेरा ना पहुंचना राबिया के लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा कि वो यकीन के फरेब का शिकार नहीं है। डॉक्टर लतीफ ने अभी तक जो उम्मीद की किरण रोशन रखी थी वो गुम हो जाएगी, और राबिया एक बार फिर उस संदेह खला में गिर जाएगी जहां से उसके लिए तन्हाई का जाननुम शुरू होता है। फिर वहां से वापसी किसी के एजाज़े मसीहाई और दस्ते इम्कान में ना होगी। कितनी कोशिश और ख्वाहिश के साथ मैं उसे एक बार फिर खुद फरामोशी की आखिरी सरहद से वापस ले आया था। उस सरहद के पार दीवानगी का सहराए बेकिनार था, जिसमें किसी याद का साया भी ना था और महरूमियों की कड़ी धूप थी। कितनी उम्मीद थी मुझे कि बहुत जल्द मैं उसके माजी, खाल और मुस्तकबिल के टूटे हुए रिश्तों को वक्त की एक ही जंजीर से मुंसलिक करने में कामयाब हो जाऊंगा। राबिया तो संदे की तरह थी जिसे मैंने इंसानों की दौड़ती, भागती, कुचल देने वाली, मार देने वाली मशीनी सवारियों के हुजूम से निकालकर सड़क पार कराने का अज़म किया था। मगर अब सड़क के दरमियान मैंने उसका हाथ छोड़ दिया था कि वो राय गुम करदा जिधर चाहे जाए। हालात की इस मजबूरी के सामने मैं भी बेबस था। राबिया का मुझे ऐसे अंदाजे तगाफुल की उम्मीद ना होगी, लेकिन हालात ने मेरे लिए एक के सिवा सारे रास्ते बंद कर दिए थे। मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं मोहब्बत को भूल जाऊं और अपना फर्ज शाद रखूं। तुमको बहुत दुख है सिकंदर कि तुम राबिया को ला सकते थे मगर ना ला सके, नाजो ने कहा। मैंने चौंक कर नाजो की तरफ देखा। वो दोनों पैर समेटे घुटनों पर ठोड़ी टिकाए अपने पैर के नाखून तराश रही थी। उसकी नजरें मुझ पर नहीं थी, लेकिन उसके दिल में मेरा ख्याल था। मुझे देखकर वो दुखी थी। हाँ नहीं, उसमें मेरा कसूर है, उसे मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। वो मुझसे नजरें मिलाए बगैर बोली, तुम अपने दिल को दुखी मत करो। उसकी बात ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। एक बार पहले भी वो जान पर खेल कर राबिया को बचा लाई थी। उसे अगवा करके बाल वाली ले जाने वाले बहुत ताकतवर और नहायत खतरनाक मर्द थे। अगर वो चाहती तो अकेली फरार होकर आ सकती थी, उस पर कोई इल्जाम ना आता, कोई भी उसे मोहब्बत की रकाबत में खुद गर्द हो जाने का मुजरिम करार ना देता। लेकिन उसने राबिया को फरामोश नहीं किया। इस पागल लड़की की मोहब्बत बिल्कुल बेगर्ज थी। इसे मुझसे मोहब्बत थी
मगर यह बिल्कुल बेतलब और यक तरफा मोहब्बत थी। इसे बिल्कुल परवाह ना थी कि मोहब्बत के जवाब में उसको मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं मिलती। वो राबिया से बिल्कुल हसद नहीं करती थी और मैंने दुनिया में इतनी बेलोस मोहब्बत को सिर्फ उनके दिल में देखा था, जो खुदा को, सच्चाई को और जाहिर की हकीकत को पा लेने के लिए अपने वजूद को यूं फरामोश कर देते थे कि बेवजूद हो जाते थे। उनकी ज़ात की ख्वाहिशात बेवजूद हो जाती थी और उनके साथ दूसरों का रवैया, दुख सुख, रंजो राहत, अपना जिस्म और जज्बात बेमानी हो जाते थे। लेकिन नाजो एक जवान औरत थी जिसका दिल तूफानी ख्वाहिशात का गहवारा होता है और उसकी उम्र की लड़कियां दिल के हाथों इस हद तक मजबूर हो जाती थी कि सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहती थी। मगर ये दुनिया से निराली लड़की थी जिसके पागलपन के अंदाज में भी ज़ब्ते नफ्स था, डिसिप्लिन था और खुद इख्तियारी थी। वो समझती थी कि मांगने से सब कुछ नहीं मिलता, मगर आरजू तो जुर्म नहीं, ख्वाब तो जुर्म नहीं और आज़ारे महरूमी की खर्च तो जुर्म नहीं। इसकी मोहब्बत ये थी कि वो मोहब्बत करने का हक मुझे थे, मुझे अपनी ख्वाहिशात का असेर ना करे बल्कि मेरी खुशी को अपनी सब खुशियों पर मुकद्दम रखे। और उसकी खुशी यही थी कि मुझे कोई दुख ना हो। ना वो अपनी इस लाजवाल और नाकाबिले तस्खीर जज्बा इश्क को दुनिया से छुपाती थी और ना इससे मगरूब होती थी। उसने बहुत पहले तस्लीम कर लिया था कि वो मुझे हासिल नहीं कर सकती और मैं राबिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। चुनाचे अब उसने किसी आम औरत की तरह मेरे और राबिया के दरमियान खायल होने की, राबिया को अपनी राह से हटाने की, खुद को अलग करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की थी। उसने अपनी खुशियों को मेरे लिए वक्फ कर दिया था। जिस्म जहाँ की सारी तवानाइयों के साथ मैं एक जिद्दी बच्चे की तरह था जो अड़ गया हो कि वो एक खिलौने के सिवा दुनिया की कोई चीज़ कबूल नहीं करेगा। अगर वो मिट्टी का खिलौना है तब भी उसको वही खिलौना चाहिए। उसके सामने कोई आसमान के तारे भी डाल दे, चांदनी के टुकड़े फैला दे, कोसों कज़ा की किरणें बखेर दे, तब भी वो खुश ना होगा। मैं पेशीन गोई कर सकता था कि वो गालिब की मोहब्बत का जवाब नफरत से नहीं देगी। अगर उसे शादी करेगी तो बहुत अच्छी बीवी भी साबित होगी, जिसे अपने शोहर, अपने घर और अपने बच्चों के लिए जान भी देना पड़े तो दरेग ना करे। वो गालिब से वफादार रहेगी और उसे उतनी ही मोहब्बत देगी जितनी कोई भी शोहर परस्त बीवी दे सकती है। लेकिन उसके दिल में जहाँ मेरी मोहब्बत का चिराग रोशन है, वो गोशा सिर्फ मेरे ख्याल से आबाद रहेगा। गालिब या कोई और चाहे कि उस ख्याल की रोशनी को बुझा दे तो ये नामुमकिन होगा। क्या सोच रहे हो इतनी देर से? नाजू ने अचानक कहा। मैं चौंक पड़ा। कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैंने कहा। मोहसिन उर्शाला को बहुत देर हो गई है। हाँ, 2 घंटे होने को है, नाजू ने कहा। तुम लोगों ने मेरे बारे में क्या फैसला किया है? तुम्हारे बारे में? मैंने हैरान होकर कहा। अपने फैसले तुम खुद करती हो बीबी, किसकी मजाल है जो दखल दे सके। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वो बोली। तुम कोई काम लेना चाहते थे मुझसे? काम तो है, लेकिन नाजो मैं फिर कहता हूँ कि घर लौट जाओ, मैंने कहा। वालदैन के घर के बाहर पनाह बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं किससे पनाह मांग रही हूँ? वो खफा होकर बोली। और क्या यहाँ मैं तुम सबकी पनाह में नहीं हूँ? मैं बहुत मुतमईन हूँ, मगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा भाई वो मुतमईन नहीं है, मैंने कहा। वो समझते होंगे कि तुम सिर्फ उनकी रुसवाई का सबब बन रही हो, उन्हें दुख दे रही हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां, मेरी उम्र की लड़कियां तो गलत रास्ते पर भी निकल जाती हैं। वो तेज लहजे में बोली। मुझे ये एतमाद तो है कि मैंने गलत कदम अभी तक नहीं उठाया। मेरा किरदार बेदाग है और मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं है। मैं खुद को उतना ही महफूज समझती हूँ जितना अपने घर में थी, और ये सब तो नीयत के खेल है। वरना सख्त पर्दादार कहलाने वाली लड़कियां क्या नहीं करती, कहाँ नहीं जाती। उनके अपने खानदान में उन्हें कज़न मिल जाते हैं, वरना महलों में कोठियों की दीवारें फाड़ने वाले भी मिल जाते हैं। वो स्कूल और कॉलेज जाने के लिए किताबें लेकर और बुरके उड़कर निकलती हैं तो शालामार और मकबरे जहांगीर पहुंचती हैं। क्या तुम सब ये नहीं जानते? कौन नहीं जानता? लोग अपना भरम रखते हैं और उसे पर्दा कहते हैं। मैं जो कुछ कर रही हूँ सबके सामने कर रही हूँ और गलत नहीं कर रही हूँ। इज्जत, जिल्लत, रुसवाई या नेक नामी की सनद देने वाले अक्सर वही हैं जो चोरी छुपे गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, अमानत में खयानत करते हैं, हुकूक हमसायगी और हुकूकुल इबाद की परवाह नहीं करते। जहाँ डर ना हो वहाँ गैर कानूनी काम से भी नहीं चौंकते। कितने ऐसे जिनको मौका मिले और फिर भी वो रिश्वत ना ले, सिफारिश कबूल ना करे, किसी लालच या दबाव में ना आए। पूरे लाहौर में है कोई ऐसा जो रात को वैरान सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल की लाइट सुर्ख देखे और रुक जाए? वो सब किसी ना किसी तौर मुजरिम हैं जो दूसरों पर फर्दे जुर्म आयद करते हैं। मैं उनसे नहीं डरती। एक दिन मेरे वालदैन को और मेरे भाई को यकीन आ जाएगा कि मैंने बगावत नहीं की थी, वही किया था जिसे जायज और सच माना था। एक तो मेरे माँ बाप जानते हैं कि मैं किस किस्म की लड़की हूँ, वो बोली। फिर वो दूसरी किस्म के माँ बाप हैं, माँ बाप के बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो सिर्फ माँ है। फिर वो दूसरी किस्म के माँ बाप हैं, माँ के बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो सिर्फ माँ है। लेकिन मेरे वालिद और मेरे भाई मुझसे मुख्तलिफ नहीं है। उन्हें मुझ पर एतमाद है
और मुझ पर? मैंने कहा एतमाद तो तुम पर भी है। नाज़ो ने कहा वो तुम्हारे जराइम की नोयत को भी समझते हैं। उन्हें बिल्कुल शक नहीं कि तुम एक मजबूत किरदार के मालिक और शरीफ आदमी हो। यह अलग बात है कि जो कुछ तुमने किया वो गलत था। उनके लिए हर गैर कानूनी काम गलत है, ख्वाह वो शरीफ आदमी करे या बदमाश। ताम उन्हें मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं होगा कि मैं गलत लोगों के दरमियान हूँ। मेरा भाई और मेरा बाप मिलकर मेरी माँ को भी समझा लेंगे कि मेरे लिए दुआ करे और मेरी बा हिफाजत वापसी का इंतजार करे। ठीक है नाज़ो, मेरा काम तुम्हें समझाना था, लेकिन तुम खुद समझदार हो। मैंने कहा हम सब कोशिश करेंगे कि तुम्हें एक दिन फिर वालिदैन के घर पहुंचा दें, बिल्कुल सलामती और हिफाजत के साथ, उसी हालत में जैसे तुम घर से निकली थी। हम इस बारे अमानत को उठा लेंगे, हालांकि इससे हमारी जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, मगर हम सब जानते हैं कि किसी रिश्ते की अदम मौजूदगी में सबसे मजबूत रिश्ता इंसानियत का होता है, जिसने हमें एक खानदान बना दिया है और दुख सुख में साथ देने का हौसला अता किया है। हौसला तुम मेरा भी आजमा चुके हो। ये बताओ मैं किस तरह तुम्हारे काम आ सकती हूँ? वो बोली बताऊंगा, सबके सामने बताऊंगा। मैंने कहा वो काम ऐसा है जो बहुत मुश्किल और खतरनाक है। जब मैंने उस काम के बारे में सोचा था तो मुझे ख्याल आया था कि तुम्हारे सिवा ये कोई काम नहीं कर सकता। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन फैसला मैं नहीं करूंगा। सबका मुत्तफिक होना जरूरी है ताकि कल को खुदा न खासा कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो इल्ज़ाम सिर्फ मुझ पर ना आए। मैं तुम्हें कभी इल्ज़ाम नहीं दूंगी। वो बोली मुझे बताने में क्या हर्ज है? नहीं, बात सबके सामने होगी। मैंने कहा वो लोग आते ही होंगे। मेरा ख्याल है कि मैं बाहर जाकर डॉक्टर लतीफ़ के घर फ़ोन करूं। आखिर इतनी देर क्यों की उन्होंने? नाज़ो ने सर हिलाया। मैं बाहर निकल आया। एक दुकान पर मैंने पब्लिक टेलीफोन की तख्ती लगी देखी। वो एक जनरल स्टोर था जिस पर ग्राहकों का हुजूम था। कई बार चिल्लाने के बाद मैं दुकान के मालिक पर वादे करने में कामयाब हो गया कि मुझे आटे दाल का भाव नहीं मालूम करना बल्कि फ़ोन करना है। उसने हाथ हिलाकर मुझे उसकी इजाज़त दी और मैंने यादाश्त की मदद से डॉक्टर लतीफ़ का नंबर डायल किया। घंटी 4 मरतबा बजी। फिर उनकी बेगम ने रिसीवर उठा लिया। आंटी मैं सिकंदर बोल रहा हूँ। मैंने कहा वो मोहसिन और शैला आपकी तरफ आए थे? यहाँ नहीं तो मैंने नहीं देखा। वो बोली तुम खुद क्यों नहीं आया? आखिर थी कुछ ऐसी मजबूरी कि मुझे अपनी जगह मोहसिन और उसकी बीवी को भेजना पड़ा। मैंने कहा तुम भी कमाल करते हो। डॉक्टर साहब बहुत नाराज थे। वो बोली कि उस लड़के ने बहुत गलत हरकत की है। अगर वो आ नहीं सकता था तो उसने आने का वादा क्यों किया था? अब राबिया पर उसका गलत असर हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या वो मौजूद हैं? मैं खुद उन्हें बता देता हूं कि मैं क्यों नहीं आ सका। मैंने कहा उनके क्लिनिक में कोई बैठा है, वो चला जाए तो मैं बात करूं। उन्होंने कहा हो सकता है मोहसिन भी वहां ही बैठा हो, आप फोन उन्हें दे दें। मैंने कहा क्लिनिक में भी तो फोन होगा है, लेकिन मेरा ख्याल है चौधरी दिलावर के सामने वो बात नहीं करेंगे। चौधरी दिलावर? मेरे जहन को एक जबरदस्त झटका लगा। कौन चौधरी दिलावर? वो MWD वाला। लाइन यकलख्त कट गई। मैं रिसीवर हाथ में लिए खड़ा रह गया जिसमें अब लाइन के बिजी होने की टून आ रही थी। फिर दुकानदार ने रिसीवर मुझसे ले लिया और एक खातून के लिए नंबर मिलाने लगा। यकलख्त किसी नामालूम खतरे के एहसास ने मेरी परेशानी को तशवीश में बदल दिया। डॉक्टर लतीफ़ की बेगम ने बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन उसे कहीं ज्यादा छुपा लिया था और मेरे जहन को अनगिनत पुरखतर और जहरीले ख्यालों के सलसलाते फुनकारते सांपों से भरे जंगल में भटकता छोड़ दिया था। उनमें एक सवाल अजदे की तरह सर उठाता था और मुझे डराता था। चौधरी दिलावर का डॉक्टर लतीफ़ के घर में क्या काम? उसका एक मुंतकी जवाब कोई भी दे सकता था कि डॉक्टर के घर के दरवाजे तो सब ही के लिए खुले रहते हैं। अगर वहां राबिया जा सकती है तो चौधरी दिलावर क्यों नहीं जा सकता? लेकिन डॉक्टर लतीफ़ एक न्यूरो फिजिशियन थे जो हर मर्ज का इलाज नहीं करते थे। वो नफ्सियाती इमराज के मुआलिज थे और मेरे लिए ये फर्ज करना मुश्किल था कि चौधरी दिलावर कोई नफ्सियाती या ज़हनी मरीज होगा। जब से मेरा और उसका राब्ता हुआ था मैंने उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ रूप देखे थे। इब्तदा में वो मेरे वालिद का एक पार्टनर बनकर सामने आया था। उसने मेरे साथ एक शफीक सरपरस्त का रवैया इख्तियार किया था। फिर मुझे पता चला कि वही मेरे बाप का कातिल है और मैंने उसे अपने दुश्मन की हैसियत से शिनाख्त किया था। मैंने उसकी फराख दिली देखी जब उसने मुझे कारोबार से अलहदगी इख्तियार करने की पेशकश की थी और मेरे सामने 2 मुतबादिल रास्ते रखे थे। मैं यकमुश्त रकम लूँ और भूल जाऊँ कि मैं MWD कम्प्लेक्स के बानी मकतूल वजीर खान का जायज़ कानूनी वारिस हूँ। दूसरा ये कि बहुत माकूल मुआवजे पर उस कारोबार में खामोश तमाशाई की हैसियत से शरीक रहूँ। अपने ज़मीर का महाना मुआवजा तय कर लूँ और उसके मजमूम कारोबार में एक एजेंट बनकर दौलतमंदी के इस कभी खुश्क ना होने वाले सरचश्मे को रवां दमा रखूँ। मैंने दोनों रास्ते इख्तियार नहीं किए थे और असूलों की जंग में कूद गया था। फिर मैंने दिलावर को एक शिकारी के रूप में देखा था और उसके ज़हन की अजारी मामला फहमी दूरअंदेशी खालात के नशेबो फराज से मुतासर हुए बगैर
पुरसुकून रहने की सलाहियत और शातराना फतानत का एतराफ़ किया था। उसका पेशा अखलाकी और कानूनी एतबार से मुजरिमाना था, लेकिन इस कारोबार के तमाम दाव पीच जोड़ तोड़ खतरात से निमटने के तरीके थे। रास्तों की रुकावटों को साफ करने के गुर खुद को महफूज रखते हुए नीचे से ऊपर तक तमाम दुश्मनों से मुकाबले का हौसला और इब्तदा से इंतहा तक तमाम बरहलों से बखैर आफियत गुजर जाने की सलाहियत, ये सब चौधरी दिलावर के दिमागी का काम था। इस रास्ते को गलत कहा जा सकता था जिस पर वो चल रहा था, मगर उसके कदम किसी तजब्जुब के बगैर आगे बढ़ते थे। तो उसकी वजह यही थी कि ज़हनी तौर पर वो शकूको शुबात और अंदेशों के जाल में गिरफ्तार नहीं होता था। उसकी सोच बिल्कुल वाज़ेह रहती थी। उसका यकीन व एतमाद, उसकी कुव्वत फैसला, कुव्वत अमल सब काबिल रश्क थे। तो सिर्फ इसलिए उसको खुदा ने बेहतरीन दिमाग अता किया था। ये उसकी बदबख्ती थी कि इस दिमाग की तवानाई का रुख उसने तकरीब कारी की जानिब मोड़ दिया था। घर में दाखिल होने से कबल मुझे एक फजूल सा ख्याल भी आया, क्या डॉक्टर लतीफ़ और दिलावर के दरमियान कोई कारोबारी ताल्लुक भी हो सकता है? इस कारोबार में कानून के मुहाफिज उसके साथ थे, जाली पीर उसके साथ थे, जिनकी रूहानी कुव्वत के सामने सादा दिल मुरीद सर झुका देते थे। साबिक नवाब खसरू जमशेद का वली अहद उनके साथ था, तो फिर एक डॉक्टर भी उनका साथी बन सकता है। बेशक मैंने इंसानियत के खिलाफ डॉक्टर भी देखे थे जो पैसे की खातिर अपने पेशे की आबरू बेचते थे, मगर उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं थी। और डॉक्टर लतीफ़ तो उन लोगों में से थे जो इंसान के रूप में फरिश्ता होते हैं। फरिश्ते अपना ईमान बेचते हैं तो शैतान हो जाते हैं। डॉक्टर लतीफ़ को सारी दुनिया के चौधरी दिलावर ना खरीद सकते हैं, ना अपनी ताकत से सर निगों कर सकते हैं और ना अपने मकसद से हटा सकते हैं। वो मकसद है दुखी इंसानों के जिस्म जान की शिफा और उनकी रूह के नासूरों के लिए दवा करना। उन्होंने अपना तमाम वक्त, सारी तवानाई, सब सलाहियत और खुदा की दी हुई इस्तात के साथ अपने आप को भी उसी मकसद के लिए वक्फ कर दिया है। हस्ब आदत गालिब सोया हुआ था। अंदर कदम रखते ही मेरी फिक्रमंद सूरत और परेशान खाली ने उस्ताद टैडी और नाजो को मुस्तरिब कर दिया। क्या हुआ सिकंदर बादशाह, क्या खबर लाए हो? टैडी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरा चेहरा ऊपर उठाया। शक्ल पर अभी से 12 बज गए हैं। खबर अच्छी नहीं है उस्ताद, मैंने माथे पर हाथ फेर कर कहा और बेड पर नीम दराज हो गया। मोहसिन और शैला तो वहां पहुंचे ही नहीं है। कहाँ? डॉक्टर लतीफ़ के घर? हाँ, गए तो वहीं थे, नाजो ने कहा। कुछ समझ में नहीं आई बात। इससे भी ज्यादा तशवीश की बात यह है कि चौधरी दिलावर इस वक्त डॉक्टर लतीफ़ के घर में है। मैंने कहा क्या? उस्ताद टैडी यूं चला जैसे मैंने उसके सर पर पटाखा फोड़ दिया हो। चौधरी दिलावर, क्या कह रहे हो सिकंदर बादशाह? मैं ठीक कह रहा हूँ, वो डॉक्टर लतीफ़ के क्लिनिक में मौजूद है और मोहसिन या शैला की कोई खबर नहीं कि वो अंदर है या नहीं है।